ओके जी, हमारा टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग। व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग, डिस्कस करते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है या टारगेट कॉस्टिंग किसे कहते हैं। टारगेट कॉस्टिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई कंपनी नई प्रोडक्ट बनाती है या कोई नई प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी ने ये डिटरमिन करना होता है कि कंपनी इस प्रोडक्ट को मार्केट में किस प्राइस पर सेल कर सकती है। एक बात याद रखें कि कंपनी कभी भी अपनी मर्जी से कोई प्राइस चूज नहीं कर सकती। प्राइस बेसिकली कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस होती है। जब भी कभी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हम एक परफेक्ट कंपटीशन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन एनवायरनमेंट में या नॉर्मली एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, बेशक वो परफेक्ट कंपटीशन ना भी हो, तो भी हम कभी भी अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एक ऐसी प्राइस डिटरमिन करनी होगी जिसके ऊपर कस्टमर हमारी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो। और उस प्राइस को हम कहते हैं कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस। ऑन दी अदर हैंड, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई ऐसी प्राइस सेट कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्राइस चार्ज करने की कोशिश करें जो कि कस्टमर हमें पे करने के लिए विलिंग ही ना हो। इसलिए हमें जो प्राइस सेट करनी पड़ती है उसको कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस कहते हैं या मार्केट सेल प्राइस कहते हैं। Traditional approach involves calculating the total cost of producing a product and then adding a markup to determine the selling price. पुरानी जो अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसका दूसरा नाम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी है, उसमें होता क्या था कि कंपनी पहले अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेती थी, कोई भी एक्स अमाउंट, और इस टोटल कॉस्ट में कंपनी ऐड करती थी अपने प्रॉफिट को, प्रॉफिट की अमाउंट को या प्रॉफिट परसेंटेज को। और इन दोनों को ऐड करने के बाद कंपनी डिटरमिन करती थी अपनी सेलिंग प्राइस कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो किस प्राइस पर सेल करनी है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच टारगेट कॉस्टिंग के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है, या इसको अब जो है वो नई प्रोडक्ट्स में और स्पेशली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में इस अप्रोच को यूज नहीं किया जा सकता या यूज नहीं किया जाता। Major criticism of cost plus pricing techniques, it does not consider any external factors. इसमें आप एक खर्चा कर रहे हैं चीज को बनाने का विदाउट इवेल्युएटिंग क्या ये खर्चा जस्टिफाइड है। मैं इतना खर्चा करने के बाद जो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके प्राइस सेट करूंगा, क्या मार्केट में मुझे कस्टमर ये प्राइस पे करने के लिए तैयार है। एक बात याद रखें कि प्रोड्यूसर के लिए ये डिसीजन करना इतना मुश्किल नहीं होता कि मैं इस सर्टेन क्वालिटी की प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करूं। लेकिन उसके लिए जो सबसे मुश्किल फैसला है कि ये जो मैं क्वालिटी बना के मार्केट में ऑफर करना चाहता हूँ, क्या मेरे कस्टमर को के पास इतनी बाइंग पावर है कि वो इसको खरीद ले, या मेरा कस्टमर जो है वो इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर तो प्रोड्यूसर ये समझता है कि मेरे कस्टमर की इतनी बाइंग पावर या इतनी कैपेसिटी है कि वो इसे खरीद सकता हो, तो फिर तो वो उस प्रोपोर्शन से कॉस्ट इनकर करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पे, और प्रोडक्ट को उस लेवल पर लेकर आता है कि वो कस्टमर्स के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए और वो हाई प्राइस उसको पे करने के लिए विलिंग हो। अदरवाइज आमतौर पे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करता है कि मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ इसको खरीदने वाले कस्टमर कितने हैं और उनकी क्या बाइंग पावर है, और उसके मुताबिक फिर वो उनसे प्राइस चार्ज करेगा। As demand for the product, number of competitors, etc., this thus it is unlikely to maximize the profit. अगर फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर किए बगैर आप कोई ऐसी प्राइस डिटरमिन कर लेते हैं जो कि बहुत से लोगों के लिए पे करना मुमकिन नहीं होगा, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट में बिकना मुश्किल हो जाएगा। और मे भी पॉसिबल कि कंपनी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो लॉस में चली जाए, बजाय इसके कि कंपनी आज अपनी वर्किंग में ये प्लान कर रही है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना हो बल्कि लॉस में चली जाए प्रोडक्ट। इसके बाद आता है जी आगे टारगेट कॉस्टिंग।
Target costing involves setting a target cost by subtracting a desired profit margin from the selling price. टारगेट कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है या टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने की जो अप्रोच है वो ये कहती है कि आप पहले डिटरमिन कर लें कि आपकी कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस क्या होगी, किस मार्केट सेल प्राइस पर आपने प्रोडक्ट बेचनी है, और अब उस सेलिंग प्राइस पर आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी बेचना चाहती है अपनी प्रोडक्ट जो है वो $100 की, ये कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस डिटरमिन करना चाहती है और कंपनी चाहती है कि वो टारगेटेड प्रॉफिट 20% कमाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी $100 के ऊपर 20% टारगेटेड प्रॉफिट कमाना चाहती है, विच मीन्स के $20। तो टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि $100 के ऊपर अगर आपका 20% टारगेटेड प्रॉफिट है तो आपकी टारगेट कॉस्ट $80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, $80 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। टारगेट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ विच अ प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस, जैसे हमने कहा कि $80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी प्रोड्यूस फॉर $80 एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और हम अपना टारगेटेड प्रॉफिट कमा सकते हो एट द टारगेटेड सेलिंग प्राइस, अपनी टारगेटेड या मार्केट सेलिंग प्राइस पर। Aim of the target costing initially when a product is planned, its estimated cost exceed the target cost। आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि हम जितने की प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं हम उतने की बेच सकें। अगर फर्ज करें कि पॉसिबल भी हो कि हम जिस प्राइस पर बेचना चाहते हैं वो बड़ी मार्केटेबल प्राइस है और कंपेटिटिव प्राइस है और हमें उस प्राइस पर बेचने में कोई मुश्किल नहीं होगी, तो दूसरा इशू ये हो सकता है कि मे बी पॉसिबल $80 की या जो भी टारगेट कॉस्ट हमने सेट की है वो हमें फौरी तौर पे ना मिल सके या फौरी तौर पे हम उसे अट्रैक्ट ना कर सकें या अचीव ना कर सकें। और तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। हमने जब एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट की मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करके, मार्केट से मटेरियल प्राइसेस के बारे में जानकर, मार्केट से लेबर रेट को समझ के, मार्केट से हमने इंफॉर्मेशन गैदर की वेरिएबल ओवरहेड्स की, हमने अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को ऐड किया, इन सारे खर्चों को कंसिडर करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को $80 का फिलहाल बना सकें, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ये कहती है कि $82 का खर्चा आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली प्राइमरी गोल ऑफ द टारगेट कॉस्ट इज टू फाइंड द वेज टू क्लोज दिस टारगेट कॉस्ट गैप। अब टारगेट कॉस्ट गैप का बेसिकली मतलब क्या है, टारगेट कॉस्ट गैप का मतलब है कि आपका एस्टिमेटेड खर्चा कहता है कि $82 पर यूनिट आएगा, जबकि आप जो पे करना चाहते हैं वो $80 है। तो इसका मतलब $2 का कॉस्ट गैप राइज हो जाएगा, और ये जो $2 का कॉस्ट गैप है कंपनी ने बेसिकली इसे कम करना है। अब $2 का कॉस्ट गैप अपेरेंटली तो $2 क्या किसी जगह पे शायद $0.2 आ जाए, और हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट का $0.2 है या सिर्फ $2 है। कंपनी ये देखती है कि वो एक यूनिट नहीं बना रहे, वो 100,000 यूनिट्स बना रहे हैं, वो 500,000 यूनिट्स बना रहे हैं, वो 1 मिलियन यूनिट्स बना रहे हैं। तो अगर $0.2 का भी कॉस्ट गैप है तो 1 मिलियन यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो 200,000 बन जाएगा। इसी तरह अगर $2 का गैप आ गया है और कंपनी अगर 1 लाख भी यूनिट बनाती है तो 200,000 का गैप राइज हो जाएगा। सो दैट्स वाई कंपनी की इंटेंशन क्या है, कंपनी की इंटेंशन ये है कि इस कॉस्ट गैप को रिड्यूस किया जाए, और आइडियली जो है वो टारगेट कॉस्ट हमने अचीव करनी है। टारगेट कॉस्ट हमने क्यों अचीव करनी है, टारगेट कॉस्ट हमने इसलिए अचीव करनी है सो दैट कि हम अल्टीमेटली अपने आप को मार्केट में सक्सेसफुल कर सकें और अपने टारगेटेड प्रॉफिट को अचीव कर सकें, क्योंकि कंपनी जब तक प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगी या टारगेटेड प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगी तो उनके पास री इन्वेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा। इसलिए कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इतना प्रॉफिट कमाएं कि उसके पास री इन्वेस्टमेंट का मार्जिन हो। आगे वो कहते हैं भी कि हाउ इज द टारगेट कॉस्ट डिराइव। ट्रेडिशनली तो हमने कह दिया कि टारगेट कॉस्ट नहीं ड्राइव होती थी, बल्कि कॉस्ट के ऊपर मार्कअप डिटरमिन किया जाता था और सेलिंग प्राइस तीसरे नंबर पे थी।
अब आप टारगेट कॉस्टिंग में शुरू ही सेलिंग प्राइस से करते हैं, जिसको आप कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस कहते हैं। जब आपको पता चल गया कि कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस में मार्केट में अगर जो है वो फॉर एग्जांपल ये आम मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में ये काम पेन 20 रुपए का बिकता है या 30 रुपए का बिकता है, तो मैं भी अगर बनाना शुरू करूंगा तो मैं भी इतने का ही बेच सकता हूँ, क्या पता इससे भी कम प्राइस पे ऑफर करूँ। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो डिटरमिन करो कि बेचना क्या है, और जो बेचना है वो मार्केट में किस प्राइस पे बिक सकता है। जिस प्राइस पे वो बिक सकता है उसमें अपना आप टारगेट प्रॉफिट डिटरमिन करें। जैसे अभी हमने कहा कि हम $100 की चीज बेच सकते हैं, तो हम उसमें से 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पे $100 का 20% $20 हमने डिटरमिन कर लिया। और टारगेट कॉस्ट क्या है? टारगेट कॉस्ट $80 है कि हम कहते हैं कि हमारा खर्चा $80 होना चाहिए, या $80 से कम हो, मगर $80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट अभी हमने कहा कि नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम से $80 जो है उससे ज्यादा खर्चा, सॉरी उससे कम खर्चे पे चले जाएं या $80 पे चले जाएं। ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट $80 से ज्यादा होगी। तो उसको सामने रख के जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है उसे रिड्यूस करना है और उसको टारगेट कॉस्ट के लेवल पर लेकर आना होगा। इसके बाद आता है जी इम्प्लीमेंटिंग टारगेट कॉस्टिंग, डिटेल्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेट सेल्स वॉल्यूम। अब ये आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग है, या इसको आप टारगेट कॉस्टिंग के स्टेप्स कह सकते हैं कि ये टारगेट कॉस्टिंग के स्टेप्स हैं। पहला काम क्या करना है? डिफाइन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेट सेल्स वॉल्यूम। इसका एक और नाम भी होता है, उसको हम कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस। तो अब आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि अगर एग्जामिनर कहता है टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस तो ये स्टेप्स हैं, अगर वो कहता है स्टेप्स ऑफ द टारगेट कॉस्टिंग तो ये आंसर है, अगर वो कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टारगेट कॉस्टिंग तो भी यही आंसर है। इन 7 स्टेप्स के सीक्वेंस के ये 3 डिफरेंट नाम है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ: implementation of the target costing, steps of the target costing, and process of the target costing. Define product specification and estimate sales volume। पहला काम तो आपको ये करना है कि ये बताना है कि मैं बेच क्या रहा हूँ। जो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले बताओ कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट एक पेन बना के बेच रहे हैं जी, एक आम पॉइंटर बेच रहे हैं, तो कितने का सेल करेंगे? जितने का मार्केट में बाकी सब लोग सेल करते हैं। मे बी पॉसिबल इनिशियली जब हम पहली मर्तबा लॉन्च करेंगे तो हमें कम प्राइस रखनी पड़ेगी टू अट्रैक्ट द मार्केट शेयर, क्योंकि हम कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं मार्केट को देने जा रहे। हम मार्केट को एक पॉइंटर ऑफर कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनीज का बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। अब हमें वहां से कस्टमर को डाइवर्ट करना है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए जो अट्रैक्शन देनी पड़ेगी कि उसके बराबर की या उससे बेहतर क्वालिटी की चीज हम उसी प्राइस में या उससे भी कम प्राइस में इनिशियली लॉन्च करें, ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और वहां से मार्केट शेयर डाइवर्ट करवा के अपनी तरफ ला सकें। जब हम ऐसा कर लेंगे तो फिर ग्रेजुअली हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम प्राइसेस को बढ़ाएं। तो पहली बात तो ये हो गई। और फिर हम देखते हैं कि एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम हम कितने बेच सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। जो मार्केट में पुराना सेलर है वो 5 लाख पॉइंटर बेच रहा है, हमने तो अभी प्लांट लगाया और हमारी कैपेसिटी तो इनिशियली है ही सिर्फ 1 लाख पॉइंटर बनाने की। तो अब हमने 1 लाख पॉइंटर को सामने रख के जो हम बना के बेच सकते हैं उसकी प्राइस डिटरमिन करनी है कि हम 1 लाख कस्टमर को एटलीस्ट अट्रैक्ट कर लें ताकि ये हमारा पॉइंटर जो है वो बिक सके। सेट अ टारगेटेड सेलिंग प्राइस। फिर हमने एक अपनी मार्केट कंपेटिटिव या टारगेटेड सेलिंग प्राइस सेट करनी है। फिर अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन बताना है। फिर हमने कैलकुलेट करनी है टारगेट कॉस्ट, जिसमें डिफरेंस होगा टारगेटेड प्रॉफिट और कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस का। कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस से हम माइनस कर देंगे अपने टारगेटेड प्रॉफिट को टू कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट। फिर हमने डिटरमिन करनी है अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया कि वो मार्केट बेस्ड इंफॉर्मेशन पर होती है। फिर हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड द टारगेट कॉस्ट, तो इसको हम टारगेट कॉस्ट गैप कहते हैं। और फिर हमने ये देखना है कि ये टारगेट कॉस्ट गैप कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। टारगेट कॉस्ट गैप रिड्यूस करने के लिए आप ऑल्टरनेटिव मटेरियल यूज कर सकते हैं।
टारगेट कॉस्ट गैप यूज कर वो कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप अपनी लेबर की को ट्रेन करें और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। टारगेट कॉस्ट के लिए आप अपने सप्लायर के साथ डिस्काउंट नेगोशिएट करें। अपनी लेबर में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का एक मिक्सचर डेवलप कर लें। मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स अडॉप्ट कर लें। और हर वो मैयर जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, उसे हमें अडॉप्ट करना है ताकि हम अपनी कॉस्ट को, तो गैप को कम कर सकें और अल्टीमेटली अपनी टारगेट कॉस्ट अचीव करें। आगे आता है जी इलस्ट्रेशन, टारगेट कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्ट गैप। Great Games, a manufacturer of the computer game, is in the process of introducing a new game to market and has undertaken market research to find out about customers. अब देखें यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इनोवेटिव प्रोडक्ट का एस्पेक्ट है कि हम गेम बनाते हैं। दूसरा न्यू गेम है, मीन्स पहली मर्तबा बना रहे हैं। और अभी मैंने आपसे कहा था शुरू में कि टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली यूजफुल ही वहां पर है जहां पर कोई काम पहली मर्तबा किया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट पहली मर्तबा बनाई जा रही है। क्योंकि इनिशियल लेवल पे तो आपके लिए फैसला करना आसान है कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगी और हम अपने कस्टमर को उसकी डिजायर्ड प्रोडक्ट उसकी डिजायर्ड प्राइस पे बेच सकेंगे या बेचेंगे। Undertaken market research to find about customers' views on the value of the product as well as to obtain a comparison with competitors' product. The result of this research have been used to establish a targeted selling price of $60. This is the price the company thinks that it will have to sell the product at to achieve the required sales volume. Cost estimate हमें दी हुई है जी। Cost estimate have been prepared based on the proposed product specification. Manufacturing cost, direct material, direct labor, direct machinery cost, इसके बाद है जी ordering और receiving cost, फिर है quality assurance, फिर है non manufacturing overheads. Target profit margin of the game is 30% of the selling price. अब ये जो सब खर्चे आपको दिए हैं, ये सब खर्चे हैं एस्टिमेटेड। हमारे रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस या कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस उसने हमें बता दी है कि वो है $60। और इस $60 पे वो जो टारगेटेड प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहते हैं, वो कमाना चाहते हैं 30% का। तो $60 का 30% जो है वो होता है $18। सो इट मीन्स कि टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, टारगेट होनी चाहिए कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस 60 और टारगेटेड प्रॉफिट का डिफरेंस, इतना खर्चा हमारा आना चाहिए। ओके जी, अब हम आगे देखते हैं। टारगेटेड सेलिंग प्राइस है 60, 18 ये हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है जी, 45.89 है। वो कहाँ से आई, वो इन सब वैल्यूज को ऐड करके आई। तो हम इसको खुद से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 3.21 प्लस 24.03 प्लस 1.12 प्लस 0.323 प्लस 4.6 प्लस 8.15 प्लस 3.25 प्लस 1.30। तो 42.89 क्या हो गया, 42.89 आपके पास आ गई वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। We want to pay what we want to pay $42, but we are expecting that we have to pay 45.89। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, टारगेट कॉस्ट गैप आ गया कि एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है 45.89, जबकि आप जो खर्चा करना चाहते हैं वो आप करना चाहते हैं 42 का। तो टारगेट कॉस्ट गैप आपके पास आ गया 3.89 का। अब आपको क्या करना है, इस टारगेट कॉस्ट गैप को रिड्यूस करना है।
Closing a target cost gap. Increasing the selling price will not close the target cost gap. इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज सेल प्राइस करने से टारगेट कॉस्ट गैप कम नहीं होता। वो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रॉफिट बढ़ा के तो वो कवर कर लूं। और उसका नुकसान क्या हो सकता है कि शायद आपको पर यूनिट प्रॉफिट तो आपका बढ़ जाए, लेकिन डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम अचीव ना हो सके, तो आप टोटल प्रॉफिट ना कमा सकें जो आप कमाना चाहते हैं। वैल्यू एनालिसिस बेसिकली कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का। वैल्यू एनालिसिस ये कहता है कि जब भी कभी आपकी प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पर है, तो आप उस वक्त एक प्रोसेस परफॉर्म करें जिसको ऑल्टरनेटिवली हम वैल्यू इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और उस प्रोसेस का मतलब क्या, मकसद क्या होता है कि आप ये देखें कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही हैं और इससे आपके कस्टमर को फायदा होगा, आपका कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और वो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसको खरीदने के लिए कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस सूरत में आपको क्या करना है, इस सूरत में आपको ये करना है कि वो जो एक्टिविटीज कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं, उन एक्टिविटीज को आप अपने उससे निकाल दें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से, और वहां से अपना पैसा बचाएं। और वो जो पैसे आप वहां से बचाएंगे वो बेसिकली आपको टारगेट कॉस्ट गैप को कम करने में हेल्प करेंगे और आपको बेसिकली टूवर्ड्स द टारगेट कॉस्ट लेके जाएंगे। तो वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या कहता है, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट में सिर्फ वो फीचर्स डालें जो कि वैल्यू एडेड हैं और उन चीजों को निकाल दें जो कि नॉन वैल्यू एडेड हैं। Value analysis seek to refine the design of the product to reduce unit cost and to provide the same use value at the lowest cost. Value analysis also attempts to maintain or enhance the esteem value of a product at the lower cost. स्टीम वैल्यू का बेसिकली तो मतलब होता है स्टेटस क्वो, कि हम बेसिकली एक स्टेटस प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इससे क्या हो रहा है, वो आप प्रोडक्ट ऐसी बना रहे हैं जो कि कस्टमर की नीड्स को मीट करेंगी या मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स की नीड को मीट करेगी। जो चीज मेजॉरिटी कस्टमर की नीड्स को मीट करती है या मेजॉरिटी कस्टमर्स के लिए बनाई जाती है, बेसिकली वो मैस कस्टमाइजेशन होती है, कि हम बहुत सारे यूनिट्स एक जैसे बना रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों की जरूरत को पूरी करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, जिससे हम अल्टीमेटली टारगेट कॉस्ट अचीव कर लेंगे या टारगेट कॉस्ट गैप को और रिड्यूस कर देंगे। और हम अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे होंगे वो एक स्टेटस प्रोडक्ट बन जाएगी और जो कि कंपैरेटिवली उसे कम कीमत पे मिल रही होगी, जिसको खरीदने के लिए वो अट्रैक्टिव होगा या विलिंग होगा। The aim is to reduce cost without compromising other aspects of the value. Other aspects of the value में जो सबसे important चीज है वो एक तो क्वालिटी का एस्पेक्ट है कि क्वालिटी के एस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो अदर एस्पेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है यूटिलिटी, कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए है। हमने कस्टमर के साथ प्रोडक्ट में जो प्रोमिस किए हैं, हम उस प्रोमिस को फुलफिल कर रहे हैं, वही क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं और हम उसको वही चीज ऑफर कर रहे हैं जो हम उसे बता रहे थे कि इतनी यूजफुल होगी, और कंपेटिटिव रेट्स पे या मार्केट रेट्स पे ऑफर कर रहे हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए या विलिंग हो। टेक्निक्स टू क्लोज टारगेट कॉस्ट गैप। बेंचमार्क कैन बी सेट फॉर इम्प्रूवमेंट टुवर्ड्स टारगेट कॉस्ट। बेंचमार्क का मतलब होता है बेस्ट प्रैक्टिस इन द मार्केट, कि आप ये देखते हैं कि मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उसको आप यूज करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट टुवर्ड्स द टारगेट कॉस्ट। बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, आप अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करते हैं और अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं। वेरियस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर वन, रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स,
कि हम ये देखें कि हम कितने मटेरियल्स यूज कर रहे हैं और उसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि अननेसेसरी हमने यूज रखा हुआ है उसका, उसको हम निकाल दें तो उससे हमारे पैसे बच जाएंगे। यूज चीपर स्टाफ, बेसिकली चीपर स्टाफ की जगह हम ये कर रहे हैं कि वी शुड यूज मिक्स ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड का स्टाफ। और जहाँ कहीं पे सेमी स्किल्ड से भी थोड़ा सा हमें लेस स्किल्ड की जरूरत है या अनस्किल्ड की जरूरत है तो उससे ले काम चला लें। तो अब हमने अपनी टोटल लेबर कॉस्ट को थोड़ा कम कर दिया, कुछ जगहों पे जहाँ पे ज्यादा जरूरत है वहाँ पे स्किल्ड लेबर ले ली, जहाँ कम जरूरत है वह सेमी स्किल्ड लेबर पे चले गए, और जहाँ पे और कम जरूरत है वहाँ पे हमने अपने आप को थोड़ा सा और नीचे ले गए और लोअर लेवल ऑफ लेबर पे चले गए। यूज स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, और कोशिश करें कि ऐसे मटेरियल या कंपोनेंट्स यूज करें जो कि स्टैंडर्ड हो, वो कंपैरेटिवली लोअर प्राइस पे मिल जाते होते हैं। एक्वायर न्यू मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, और अगर नॉन करंट एसेट ऐड कर लें जिससे आपका प्रोडक्शन टाइम भी कम हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी बढ़ जाएंगे, और आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट भी फॉल कर जाएगी। ट्रेनिंग स्टाफ इन मोर एफिशिएंट टेक्निक्स, और अपने स्टाफ की आपने ट्रेनिंग करनी है और ज़्यादा बेहतर तरीके से, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनका एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस पर यूनिट कम हो जाए। कटिंग आउट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, और जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं उसको आप एलिमिनेट कर दें या उसको आप रिड्यूस कर दें या उसको आप कट डाउन कर दें। यूज डिफरेंट मटेरियल्स, और जहाँ कहीं पर हमारे लिए पॉसिबल है वहां पर ऑल्टरनेटिव मटेरियल या डिफरेंट मटेरियल यूज करें। Implications. In case of target costing, pricing is the first consideration. जो implication का मतलब आप application में ले सकते हैं, तो पहली आपकी implication है pricing, कि आपने जो price है वो सबसे पहले देखनी है। Cost control is primary, दूसरा आपने focus करना है cost control के ऊपर, क्योंकि जितना आपका cost control बेहतर होगा उतना आप target costing को easily achieve कर सकेंगे। नंबर थ्री है परफॉर्मेंस मेजरमेंट विल फोकस ऑन इंश्योरिंग द सेल्स टारगेट्स आर मेट। अब आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने टारगेटेड सेल्स क्या सेट की थी और हमने एक्चुअली सेल्स क्या अचीव की हुई है। टारगेट कॉस्टिंग इन द सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस, एयरलाइन, होटल, ऑडिट फर्म, प्लम्बर, टैक्स कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, ईआरपी कंसल्टेंट, ये सब बैंक, ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। और सर्विस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उसमें मेजर जो कंपोनेंट है टोटल कॉस्ट में, वो मेजर कंपोनेंट फिक्स कॉस्ट का है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता होता है कि हमने अपनी फिक्स कॉस्ट को मैनेज करना है, सो दैट कि अल्टीमेटली अपनी टारगेट कॉस्ट को अचीव कर लिया जाए। या अल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में जो मेजर प्रोपोर्शन होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का होता है। सर्विस इंडस्ट्री की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला ये कि इंटेंजिबल है, हम आपको कोर्स सेल कर रहे हैं, आप कोर्स खरीद रहे हैं, आप उसके बदले में कोई टेंजिबल चीज नहीं खरीद रहे, तो ये इंटेंजिबिलिटी आ गई। इनसेपरेबिलिटी और साइमल्टेनियसली, इसका मतलब ये होता है कि मैं अभी बोल रहा हूँ और आप मुझे अभी सुन रहे हैं। ये, और फॉर एग्जांपल अगर हम लाइव क्लास में हो तो आपके पास शायद ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं होगी सुनने की, क्योंकि रिकॉर्डिंग वहां पर आमतौर पे नहीं होती है। तो ये साइमल्टेनिटी है, आप डॉक्टर के पास जिस वक्त विजिट करेंगे उसी वक्त आप उसको अपने बारे में सब कुछ बता के आ जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कल फोन पे बता दूं, अनटिल और अनलेस कि उसने कोई फैसिलिटी ऐसी दी भी हो। अदरवाइज आप जब नेक्स्ट विजिट पे जाएंगे तो तभी उसको कुछ बता सकेंगे और उसकी एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। वेरिएबिलिटी और हीट्रोजेनिटी का मतलब होता है दो सर्विस प्रोवाइडर्स कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। आप दो F5 के टीचर्स को कंपेयर करने बैठेंगे, किसी की कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, किसी दूसरे की कोई दूसरी स्ट्रेंथ्स होंगी। आप दो डॉक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, दो एयरलाइंस को कंपेयर करेंगे, एक अगर वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन है तो फिर उसका फेयर बहुत हाई होगा, दूसरी अगर वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन नहीं है तो फिर उसका फेयर भी कम होगा। तो हीट्रोजेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरी करती है। पेरिशेबिलिटी, आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको हमने अपने स्टोर रूम में रख दिया या अपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया या कहीं कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। ये सर्विसेज हैं
अभी मिल रही है और अभी आपने इसको कंज्यूम करना है, और इसकी कोई ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। आप बाजार में एक टेबल खरीदने जाते हैं तो वो तो आप उसके मालिक बन जाएंगे, लेकिन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जो है उस नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। और वो क्या होगा, वो आप ही के लिए है उस वक्त तक सर्विस जब तक आप उसे यूज नहीं कर लेते। इसके बाद कोई उसका लीगल अथॉरिटी या लीगल ऑनरशिप आपको नहीं मिल जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जी टारगेट कॉस्टिंग का। इसका एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्वेश्चन वीडियो, सो दैट कि आप उसे भी समझ सकें कि टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई कैसे करना है।